जब मैं डीएम आगरा था जी। तो मैंने वहाँ साक्षरता अभियान चलाया था। मैंने गाजीपुर में पहले फायरिंग ऑर्डर की थी, इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो मुझे उसका बहुत दिन तक उसका वो रहा, दुख रहा। आगरा में डीएम था मैं जी। और एक पानी में कहीं वो मिल गया था पेस्टिसाइड कुछ एरिया में, और वहाँ धड़ाधड़ लोग बीमार होने लगे और कुछ बच्चे मरने भी लगे। तो वहाँ मैंने जो सीन देखा, आई रिमेम्बर कि वो डॉक्टर्स को एक कमरे में बंद करके लोग उस कमरे में करते आग लगा देंगे, भीड़ इकट्ठा थी। और मेरा कॉलर तो कॉलर लिया रहा जी। वो बहुत गुस्से में बोले मुझसे, तो मेरा तो गार्ड जो था वो तो उनको आगे ढकेल के मारने की उसमें था क्रेडिबिलिटी, उसकी हर चीज में काम आती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर। इसका मैं ये कहूंगा इस बात पे, लॉ एंड ऑर्डर में जी बड़े से बड़े भीड़ के आगे मैंने एसडीएम देखा है, ये एक गार्ड और एक चपरासी को लेके हजारों की भीड़ के आगे खड़े हो जाते हैं और भीड़ उनके खड़े होने से शांत हो जाती है। जब किसी भी आईएएस अफसर से आप ये ट्राई करके देख लीजिए, जो रिटायर हो गया हो या सीनियर मोस्ट पोजीशन में हो, कि आप अपने जीवन के कुछ पहलू बताइए, तो वो ये बताएगा व्हेन आई वाज डीएम। तो ये सवाल मुझसे बहुत से लोग कई बार पूछते रहे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने जो आईएम में शिक्षा प्राप्त की वो आपकी बेकार हो गई, सिविल सर्विस में आ गए? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो मैं आपको फ्रैंकली कह दूंगा, आईएएस वर्सेस आईपीएस की भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक तरफ आईएएस अफसर हैं जॉइंट सेक्रेटरी, एक तरफ एडवाइजर्स होने चाहिए जी, सीनियर लेवल में वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और कोई भी पॉलिसी जो है उनके बिना नहीं बननी चाहिए। श्रीधरन साहब जो हमारे कंसल्टेंट थे, जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दिस इज द फास्टेस्ट एवर कंस्ट्रक्टेड मेट्रो एनीवेयर इन इंडिया। जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती, अगर केवल एक चुनौती को हम लेना चाहें कि दैट इज द अल्टीमेट चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी डीएम ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कैसे वो जिले ये वाले ये समझना शुरू कर दें कि जो जिला अधिकारी आए हैं ये हमारे हैं, ये हमारी समस्याओं को हल करने के लिए आए हैं। की समीक्षा करे जी, जो एंट्रेंस का सिलेबस है यूपीएससी का, तो उसमें मुझे लगता है कुछ इश्यूज है। 7 साल 8 साल मेहनत करने वाले और भी जी, जो नहीं सेलेक्ट हुए, अब उनका क्या होगा? और वो स्टिल अभी फाइट कर रहे हैं। और एज आपने बढ़ा दी, जनरल कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक बैठ सकता है, ओबीसी 35, एससी एसटी 37। अब कोई 30 साल की उम्र जो सिलेक्ट होगा 60 पे रिटायर हो जाएगा, जैसे आईएएस पे कोई आ जाए जी, वो जो आईएएस की टॉप पोस्ट होती है भारत सरकार की सेक्रेटरी बनना या स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बनना, वो उसके पहले ही रिटायर हो जाएगा। जब इस दुनिया से जाने का समय आ जाएगा, द ओनली क्वेश्चन विच खाली आप ही आंसर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। राइट सर, अंतरात्मा से आपको पूछना पड़ जाएगा, हैव आई लिव्ड अ गुड लाइफ? Impactful civil servants. मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, जनमानस न्यूज चैनल का कंसल्टेंट एडिटर। हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम इम्पैक्टफुल सिविल सर्वेंट्स का एक पूरा इंटरव्यूज के आधार पर एक सीरियल नरेट करेंगे। और उसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के जाने माने पूर्व चीफ सेक्रेटरी माननीय आलोक रंजन जी के साथ हो रही है, जिनका अपना एक बैकग्राउंड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है, एक ब्यूरोक्रेट का बैकग्राउंड है, एक एकेडमिक का बैकग्राउंड है, जिन्होंने स्टीफन से ग्रेजुएशन करने के बाद में आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में आप 4th रैंक पर आए, और इसके बाद में यूपी कैडर आपको अलॉट हुआ। यूपी कैडर मिलना सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी बात होती है, और यहीं आपने पूरी सेवाएं दी, और विभिन्न जिलों में 5 जिलों में डीएम रहते हुए इसके पश्चात चीफ सेक्रेटरी होकर के आपने रिटायरमेंट लिया। इसके बाद आपने बहुत सारी किताबें आपकी आ चुकी हैं, और जो बहुत ही पॉपुलर हैं, केवल सिविल सर्वेंट्स में नहीं, जो एस्पिरेटिव हैं, जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें, और जनरल पब्लिक में। जैसे रिसेंट आपकी किताब हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग आई है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। आईएएस डिफरेंस मेकिंग अ कैरियर एज एन आईएएस, ये किताब तो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि लोग इसे टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ रहे हैं। शुरुआत हुई थी आपकी किताब से द कलेक्टर, और हिंदी में भी आई थी जिलाधीश। ऐसे आपकी एक पूरी श्रृंखला है, हम उन सब पर आते जाएंगे। शुरुआत करते हैं आपसे कुछ प्रश्नों के साथ में, और फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए किस कार्य में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुआ? आपने बहुत कार्य किए हैं। धन्यवाद प्रदीप दीक्षित जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और बातचीत के लिए, और मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा
इंटरव्यू लें। इसके बहुत तो बहुत धन्यवाद जी। अपने सवाल पूरा मेरा करियर का जो 38 साल का मेरा आईएएस का करियर था, उसका जो आखिरी 2.5 साल था जी। उसको लेकर आपने ये सवाल पूछ लिया। जी। लेकिन ये मैं कहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी का पीरियड जो होता है सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग रहा, क्योंकि आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जिसकी आबादी 24 करोड़ है, और कहा जाता है कि अगर ये अपने आप में देश होता तो 5वां बड़ा देश जी, होता। जी। तो इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश और उसकी विभिन्न समस्याएं, इसमें चीफ सेक्रेटरी का पद वाकई बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, और एक तरीके से जो काम आप करते हैं इसमें वो बहुत ही संतोष उससे मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बहुत सारे काम ऐसे किए जिसमें संतोष मिला, लेकिन आपने पूछा कि कौन सी चीजों में आपको करने में ज्यादा वो मिला, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने चार्ज लिया था एज चीफ सेक्रेटरी, तो उसी समय मुझसे इस प्रश्न तमाम मीडिया ने और आप लोगों ने पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। जी। तो मैंने 3 प्राथमिकताएं इंगित की थी उस समय, अभी मुझे याद है। सबसे पहला मैंने कहा था कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को बनाना, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। दूसरा मैंने कहा था लखनऊ मेट्रो को बना के चालू करना जी। और तीसरा मैंने कहा था कि बिजली की व्यवस्था में सुधार लाना, जिससे कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 16 घंटे बिजली पहुंच सके। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेके मैं चला था, और मुझे बड़ी खुशी और संतोष है इस बात का कि 2.25 साल मुझे मिले करीब एट अ स्ट्रेच अपना एज चीफ सेक्रेटरी। ये तीनों उद्देश्य में पूर्ति हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया जी। रिकॉर्ड टाइम में, 22-23 महीने में बन के तैयार हो गया, जो कि एक रिकॉर्ड है कहीं भी। लखनऊ मेट्रो भी 22 महीने में बन के तैयार हो गई, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि श्रीधरन साहब जो हमारे कंसल्टेंट थे, जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दिस इज द फास्टेस्ट एवर कंस्ट्रक्टेड मेट्रो एनीवेयर इन इंडिया एंड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी ऑल्सो, दोनों चीज उन्होंने कही। और तीसरा, विद्युत व्यवस्था में हमने ट्रांसमिशन में बहुत सुधार किया, जो कि 50 साल से नहीं हुआ था। नए ट्रांसमिशन के सबस्टेशन बनाना, पूरे प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन जो जर्जर हो गई थी उनको बदलना, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस लाना, विद्युत जनरेशन में तमाम नए प्लांट स्टेट सेक्टर में करे और प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करा। तो इसको करते हुए विद्युत व्यवस्था भी हम इस हालत में ले आए थे कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे बिजली देने की हम क्षमता पे पहुंच गए। तो ये तीनों चीजें ऐसी रही जो मेरी प्राथमिकताएं थी और मैंने पूरी करी, जो पूरी, और इससे मुझे बहुत संतोष मिला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद, बांदा, गाजीपुर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम रहे हैं, और इनमें से किस जिले में आपको सबसे ज्यादा सार्थक अनुभव हुआ, मीनिंगफुल? जिले तो ऐसा होता है कि जिले की पोस्टिंग हमेशा आदमी को याद रहती है जी। तो मैंने अपने जिलाधिकारी को लिखा है, आपने लिखा है कलेक्टर टुडे, जिसका इंग्लिश वो है जी। लिखा भी ये बात है कि चाहे जितना भी कोई भी आईएएस अधिकारी से पूछ लीजिए, उसको अगर अपनी कोई भी पोस्टिंग याद रहती है तो वो जिलाधिकारी की रहती है, क्योंकि वो जिले में एक तरीके से नंबर 1 पोजीशन पे होता है। और हर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास हो, कोई भी क्षेत्र हो, सोशल क्षेत्र हो, कल्चरल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उसकी भूमिका अहम होती है। और उसके व्यक्तित्व के अनुसार, पर्सनैलिटी के अनुसार पूरा जिला एक तरीके से जो है उसको देखता रहता है और उसके हिसाब से अपने आप को ढालता रहता है। और बहुत कुछ नया भी जो करना चाहे वो जिलाधिकारी कर सकता है, क्योंकि उसमें वो शक्तियां, इनोवेशन एज एन इंस्टीट्यूशन जी, इस कलेक्टर के इंस्टीट्यूशन को ये शक्तियां जो हैं उनके पास हैं। तो मतलब समझो बहुत ही सेटिस्फाइंग पीरियड होता है डीएम का। तो मैं तो कहूँगा मेरे जितने 5 डीएमशिप के पीरियड रहे उस सभी में बहुत बहुत सार्थक मेरा अनुभव रहा और किया। लेकिन अब आपको इतने 1 या 2 पिकअप करने की बात रही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं डीएम आगरा था जी, तो मैंने वहाँ साक्षरता अभियान चलाया था। और साक्षरता अभियान ये था कि जो 15 से 35 या 45 वर्ष की आयु के जी निरक्षर लोग थे, उनको साक्षर करने का अभियान, और वो पूरा एक वॉलंटियर मूवमेंट से चलाया गया था। उसमें कोई धनराशि वैसी सरकार से मुझे नहीं मिली थी, सिवाय इसकी की कुछ रीडिंग मटेरियल वगैरह मिल गया था। बाकी पूरा हमने वहाँ की सोसाइटी के लोगों को, बच्चों को यूज किया, जो इंटरमीडिएट पढ़ के लड़के लड़कियां निकले थे उनको यूज किया पढ़ाने के लिए। और वहाँ के पूरे समाज में एक इसकी क्रांति की लहर डाली और पूरे समाज को एक करते हुए ये मूवमेंट चलाया।
और 5.5 लाख लोग इंगित हुए थे 5.5 लाख जो निरक्षर थे जी। और 1 वर्ष के अंदर अंदर उनको हम लोगों ने साक्षर किया, जो कि बड़ी भारी उपलब्धि यानी कुल 5.5 लाख लोगों को साक्षर 1 वर्ष के अंदर किया आगरा में। टोटल लिटरेसी कैंपेन किस में ईयर हमने की किया, बात होगी? ये 92-93 की बात जी। और उसको भारत सरकार ने इवेल्युएट किया और सर्टिफिकेट दिया कि हाँ ये साक्षर हुए हैं जी। और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको माना और मुझे उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था और भारत सरकार ने मुझे इसके लिए कई देशों में भेजा भी कि मैं जाके साक्षरता के बारे में बात भी करूं और वहां के अनुभव भी देख के आऊं, जी। जिससे भारत सरकार लेवल पे भी इसको लागू किया जा सके। तो ये बड़ा सुखद अनुभव था क्योंकि उससे मैंने देखा कि साक्षरता से एम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण होता है। जैसे साक्षरता मिली तो वही जो लोग बिल्कुल अपने आप को असहाय समझते थे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, एक अवेयरनेस आ गई, एक जागृति आ गई और वो समझने लगे कि हाँ हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और हमारी समस्याओं को लोग सुनेंगे। तो ये बड़ा ही सार्थक यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मेकिंग ए डिफरेंस, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, और ये बड़ा सकारात्मक 1992 में ये बहुत चैलेंजिंग काम। सर इसी में आगे बढ़ते हैं कि आप बांदा में जब डीएम थे और तो वहां पर बुंदेलखंड की जो बैकग्राउंड है उससे कोई खास एक्सपीरियंस आपको कनेक्ट होता है, कोई चीज आपको याद आती है, कोई उदाहरण देना चाहें वहां की किसी समस्या या समस्या के निराकरण को लेकर के वहां की जिंदगी को बांदा लेकर? दीदी बहुत ही वो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है जी। और बुंदेलखंड का डिस्ट्रिक्ट रहा है तो बुंदेलखंड की सारी समस्याएं जो हैं जैसे कि एक ही फसल होना, 2 फसल ना होना, उसके कारण गरीबी होना और मतलब वहाँ बारिश कम होने की वजह से ड्राउट का समस्या उत्पन्न होती है, जल की उपलब्धता ना होना, ये तमाम समस्या बांदा जनपद की हैं जो वहाँ की टिपिकल है, जिसकी वजह से वहाँ गरीबी भी काफी अधिक थी। मेरे को बहुत समय बांदा जनपद, जितने मैंने जनपद किए उसमें सबसे कम टाइम बांदा जनपद में मिला, उसी 4-5 महीने करीब रहा मैं वहाँ। अच्छा। और वो भी मैं ऐसा टाइम में पोस्ट था जहाँ इलेक्शंस हो रहे थे, 1991 के इलेक्शंस हुए थे, तो वो इलेक्शन होने की वजह से अधिक समय वहां मेरा इलेक्शन कराने में ही लग गया। लेकिन फिर भी मैंने वहां ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत भ्रमण किया और यही मैंने पाया कि वहां पे लोगों में अगर अवेयरनेस इस बात की लाई जाए कि किस तरीके से आप पानी की समस्या को अपने हल कर सकते हैं, कैसे पानी का संचय कर सकते हैं, कैसे पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी परियोजनाओं में लोगों को जन सहभागिता लाके जोड़ा जाए, ये मैंने उस छोटे से पीरियड में भी कोशिश की थी करने की और काफी इसका सहयोग मुझे लोगों से मिला। जी जी जी। सर नेक्स्ट पर आते हैं कि आप आईआईएम से आपने एमबीए किया है, प्रशासन में जो प्रबंध शास्त्र का अध्ययन है इसका कोई व्यवहारिक स्वरूप किस प्रकार से आप देखते हैं? मतलब एक जनरल बात कही जाती है कि जो पढ़ाई होती है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, टॉप इंस्टीट्यूशन में, वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं आती है, ये लोगों में एक धारणा है, तो आपका अनुभव क्या है? देखिए मैंने आईआईएम अहमदाबाद से, जैसे आपने कहा है, मैंने मैनेजमेंट किया था एमबीए अपना और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और आईएएस में आया। तो ये सवाल मुझसे बहुत से लोग कई बार पूछते रहे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने जो आईआईएम में शिक्षा प्राप्त की वो आपकी बेकार हो गई, आप सिविल सर्विस में आ गए? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उसके कई कारण थे। एक तो देखिए वो अलग बात रही जो सब्जेक्ट की नॉलेज रही, जो आपने कहा ना कि सब्जेक्ट की नॉलेज किस हद तक आप लागू कर पाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और किस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं या मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मतलब अलग बात रही। पर एक जो मुख्य बात होती है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में, जो मैंने आईआईएम अहमदाबाद में भी सीखी, जो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो पूरे 2 साल आईआईएम में हम लोग को केस स्टडी मेथड से पढ़ाया जाता था एंड वी वर टॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम जो आता है उसको किस तरीके से समझे प्रॉब्लम को, कैसे उसके विकल्प ढूंढें उसको सॉल्व करने के लिए, कैसे उन विकल्पों को इवेल्युएट करें और कैसे निष्कर्ष पे पहुंचे और डिसीजन लें। एक थिंकिंग प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो सिखाई जाती है, जो मैंने पाया कि वो सिविल सर्विस और आईएएस में भी उतनी ही या और अधिक भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ भी आपको नित्य प्रतिदिन चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका आपको निराकरण करना है, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैं समझता हूँ जो मैंने अपने आईआईएम में प्रबंधन में सीखी, ये सबसे ज्यादा जो है ये काम आई। और इसके साथ दूसरी चीज एक मैं और ऐड कर दूंगा जी, जो मैं कहता हूँ लोगों से, ये आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है जी। लोग कहते हैं कि जो आप सीखते हैं वो लागू नहीं होता। हाँ वो सही है, लागू तो होता है, ऐसी बात नहीं लागू नहीं होता, बट अल्टीमेटली ऐसे आप हायर पोजीशन में जाते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप आईएएस में हो, आपकी एबिलिटी टू हैंडल पीपल ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जी।
आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके टीम बना के काम ले सकते हैं, उनको गोल के साथ अलाइन कर सकते हैं, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स में उनको एक पारदर्शी बना के, साथी बनाकर उनको साथ लेके एक टीम स्पिरिट को लीड बना करना सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आप कैसे लोगों को सेटिस्फैक्शन दें। प्राइवेट सेक्टर में आप कस्टमर को देते हैं, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। हमारा गवर्नमेंट में कस्टमर था सिटीजन। हम सिटीजन को कैसे सर्विसेज देते हैं जो बेहतर से बेहतर सर्विसेज दें जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिले। अल्टीमेटली अगेन देयर दैट कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने नरेट किया कि ये सारी स्टडीज जो हैं बहुत वैल्यूएबल है और इनका इम्प्लीमेंट भी ग्राउंड लेवल पर होता है। सर आगे बढ़ते हैं। सर आपने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया है, तो जो आपका पर्सनैलिटी का फॉर्म है, स्वरूप आया, उसमें सेंट स्टीफेंस का क्या रोल देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि मैंने सेंट स्टीफेंस से बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया, जो कि वहाँ का सबसे टफ महत्वपूर्ण कोर्स है। वहाँ बहुत नंबर 1 एडमिशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत अच्छा कोर्स वहाँ पढ़ाते हैं। वहाँ पे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और सेंट स्टीफेंस में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे। तो ये मैं कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखा, अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से। और साथ ही जो लड़के भी थे इतने अच्छे लेवल के थे कि उनके साथ भी जो इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, उससे भी बहुत मस्तिष्क का विकास हुआ। जो आप कह रहे हैं क्या सीखा, मैं हॉस्टल में था रहा, तो उस लेवल के लोगों से बात करना, डिस्कशन होना, कभी किताबों पे चर्चा होती थी, कभी करंट अफेयर्स पे चर्चा होती थी, कभी स्पोर्ट्स और गेम्स पे चर्चा होती थी। वहाँ पे जो क्लास होते थे उसके अलावा तमाम क्लब्स चलते थे जी। तो उसमें जाते थे तो बड़े बड़े स्पीकर्स को वो लोग बुलाते थे शाम को। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े एकेडमिशियंस, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके बोलते थे। उनकी बातों को सुनना, उसको डिस्कशन करना, डिबेट्स होते थे, तमाम चीजें होती थी। तो एक पूरा माहौल ऐसा था, ओपननेस का माहौल था, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशन का माहौल था, और बहुत कुछ सीखने का माहौल अपने आप में था वो। तो एक पर्सनालिटी का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट विकास जो है वो सेंट स्टीफेंस से मेरा हुआ। और इसका बड़ा इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल इन एवरी वे एज अ मैन आल्सो डेवलपमेंट हुआ बहुत कुछ। जी 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 ठीक सर है। सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी पुस्तक जो जिलाधिकारी है उसमें प्रशासन की बहुत सारी चुनौतियों का आपने उल्लेख किया है, उसके टाइटल में ही है। आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती, अगर केवल एक चुनौती को हम लेना चाहें कि दैट इज द अल्टीमेट चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी डीएम ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, तो वो क्या मानेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो चुनौतियां सभी कुछ होती हैं जी। सबसे बड़ी शांति व्यवस्था कायम रखने की चुनौती उसके सामने होती है। दूसरा उसके सामने होती है कि वो विकास के कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करे, जो योजनाएं सरकार की। तीसरा उसकी होती है जो राजस्व के मामले होते हैं उनके मुकदमों के निपटारा सुनिश्चित करे, देखे कि लोगों के जो लैंड संबंधी समस्याएं हैं वो समय से हल हो जाएं, उस पर विलंब ना हो, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। तो तमाम मल्टीफेरियस एक्टिविटीज होती हैं। सिविल सप्लाईज का काम होता है, फूड प्रोक्योरमेंट का काम होता है, तमाम काम होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने 5 जिले किए, तो मुझको एट द एंड ऑफ द डे जो ये समझ में आया कि सबसे बड़ी चीज जो होती है जिला प्रशासन में वो होती है कि आप जनता की वो कैसे जीतेंगे, विश्वास और प्रेम। और वो आप जीत सकते हैं, आप ओपन रहें, एक्सेसिबल रहें, अधिक से अधिक लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को न केवल सुने पर उनको निराकरण कराएं, सॉल्व कराएं, उनको रिड्रेसल दें। न केवल अपने ऑफिस से मिले पर गांव गांव जाके लोगों से मिलें, उनके बीच में बैठें, उनकी समस्याओं को समझें और हल करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कैसे वो जिले ये समझना शुरू कर दें कि जो जिला अधिकारी आए हैं ये हमारे हैं, ये हमारी समस्याओं को हल करने के लिए आए हैं, और इनमें ये कभी कोई रोक टोक नहीं है, बिना रोक टोक के हमारी समस्या को सुनेंगे और हल करेंगे। जब ये एक एटमोस्फियर बन जाता है तो जिलाधिकारी की एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है जी, एक विश्वास बन जाता है। वो क्रेडिबिलिटी उसकी हर चीज में काम आती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर। इसका मैं ये कहूंगा इस बात पे, लॉ एंड ऑर्डर में जी बड़े से बड़े भीड़ के आगे मैंने एसडीएम देखा है, एक गार्ड और एक चपरासी को लेके हजारों की भीड़ के आगे खड़े हो जाते हैं, और भीड़ उनके खड़े होने से शांत हो जाती है, उनकी बात को सुनती है और मानती है। वो विश्वास जब जागृत होता है, मतलब जब जनता जो है एक रियल लीडर मान लेती है कि हाँ ये अधिकारी हमारे लीडर हैं, विश्वास होता है, हमारे वेलफेयर के लिए हैं, फेथ है उनके ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फेथ जीतना सबसे बड़ी चुनौती। तो इसी पुस्तक में जो जिलाधिकारी है, आपने लिखा है कि आईएएस ऑफिसर के करियर में
जो जिलाधिकारी के रूप में आपने समय बिताया वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको थोड़ा सा एलिब्रेशन चाहते नहीं, हैं। मैंने अभी पहले भी ये बात कही थी जी, कि वो डीएमशिप का पीरियड, जो लोग सर्विस में आते भी हैं आईएएस में, वो पहले दिन से भी ये सोचते रहते हैं कि हम कब डीएम बनेंगे, कब डीएम बने। और जो बाद में डीएम तो भाई आप प्रमोट हो जाते हैं, अब अन्य पोस्टों पे चले जाते हैं, भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, जी। या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में आप हैं चले जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब किसी भी आईएएस अफसर से आप ये ट्राई करके देख जी। लीजिए, जो रिटायर हो गया हो या सीनियर मोस्ट पोजीशन में हो, कि आप अपने जीवन के कुछ पहलू बताइए, तो वो ये बताएगा व्हेन आई वाज डीएम। When I was DM। वो सबसे पहला सेंटेंस उसके मुंह से ही निकलता है, क्योंकि एज अ डीएम हर एक ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो कि नया है, अद्भुत है, जो कि वो स्वयं उसने पाया कि मैंने कंट्रीब्यूशन किया जी। और उसका असर समाज में हुआ, उसने देखा। मतलब आप जो करते हैं उसका असर आप देखते हैं। एज अ डीएम आप आज कोई निर्णय लेते हैं, अगले दिन आप देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है, समाज में लोगों को पसंद आया आपका निर्णय कि नहीं पसंद आया, वो समाज ने उसका क्या रिएक्शन दिया, वो इतना ऐसा मतलब डे टू डे बिल्कुल आपने किया और आपको रिस्पॉन्स मिला। दैट इज व्हाई इट इज सो सेटिस्फाइंग। बिल्कुल ठीक बात। सर, अभी आपकी एक बुक आई है हैप्पीनेस एंड वेलबींग, और ये तमाम सारे विषयों के बारे में है। इसमें खास करके जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं उनको भी आपने लिया है। आप मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, विशेष करके जो भारत के संदर्भ में? देखिए, हैप्पीनेस एंड वेलबींग जो मैंने किताब लिखी, वो मेरी बाकी किताबों के जॉनर से बिल्कुल फर्क है जी। क्योंकि बाकी मैंने जो 5 किताबें मेरी पब्लिश हुई हैं, वो इसी पे मेरे काम से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी से, लीडरशिप से, ये सब से रिलेटेड है। ये बिल्कुल अलग है क्योंकि ये सभी से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो जीवन में क्या ढूंढता है, हैप्पीनेस, वो चाहता है वेलबींग उसके साथ रहे, तो उसी से जुड़ी हुई है कि हैप्पीनेस और वेलबींग आपको कैसे मिले। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये लिखा। और अब मेंटल स्ट्रेस क्यों हो रहा है, लोगों को कैसे हो रहा है, देखिए अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कि बचपन से ही हम लोगों को, बच्चों को स्ट्रेस में डाल दे रहे हैं। जब से पढ़ाई शुरू कर रहा है तो अच्छे नंबर लाने का स्ट्रेस, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, अब फिर आईआईटी क्वालिफाई करो, फिर नीट क्वालिफाई करो, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो, फिर सिविल सर्विस में आओ, और फिर कैट दो और आईएएम में सेलेक्ट हो। मतलब इतना जबरदस्त प्रेशर हम लड़कियों को शुरू से डाल दे रहे हैं कि एक भावना लोगों के अंदर ही फील हो जा रही है, राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज वी आर डिवाइडिंग पीपल इनटू दोज हु आर सक्सीडिंग एंड फेलिंग। ऐसा कर दे रहे हैं कि कई लोग जो इसमें सफल हो गए वो तो सफल हो गए, और जो नहीं हो पाए उनके अंदर ये भावना हो जाती है कि हम फेल हो गए। फेल हो। ये बहुत खराब चीज है। वो फेल नहीं हुई, जीवन में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ और काम है, बहुत कुछ और कर सकता है जीवन में और सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक फेलियर की भावना, ये हमारा सिस्टम बन गया है, जो पेरेंट्स भी दिलाते हैं अपने बच्चों को और सोसाइटी भी दिलाती है कि हम, आप ये नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। वो फेलियर की भावना बहुत अधिक स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है, डिप्रेशन क्रिएट कराती है, एंड उसका जो है एंड रिजल्ट जो है वो बहुत खराब होता है। सब्जेक्ट पढ़ लो, बट लाइफ में लिव करने के लिए यू नीड मच मोर देन द सब्जेक्ट। आपको जब जीवन को फेस करना पड़ता है, जीवन के चैलेंजेस आते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, जैसे कहते हैं ना, आपका आईक्यू तो डेवलप हो गया, ईक्यू नहीं हुआ, हाँ। इमोशनल क्वेश्चन डेवलप नहीं हुआ। तो इमोशनली यू आर नॉट रेडी टू फेस द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, एंड इफ यू आर नॉट रेडी तो फिर आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, आपने इस बुक में इमोशनल, इस क्या नाम, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को भी काफी इंपॉर्टेंस दी। मैंने बिल्कुल दिया है। सर, आपने जो मेकिंग ए डिफरेंस बुक लिखी है, आईएएस एज करियर, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेजेंट सिलेबस है हमारा यूपीएससी का सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? नहीं, मेकिंग का डिफरेंस तो देखिए एटीट्यूड की बात है, अंदर की उसकी बात है जी। ये सिलेबस उसको कहाँ तक ला पाएगा, ये तो आदमी के अपने अंदर एटीट्यूड की बात है। और ये सिलेक्ट हो जाने के बाद भी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये धारणा डालनी बहुत जरूरी होगी। और जो डालते भी हैं, सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, कई फेजेस में जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आईएएस अफसर की मैं जानता हूँ 5 फेजेस में होती है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, तो ये चीजें बढ़ाई जाती है कि हाउ आप कैसे काम करिए कि जिससे आप रिजल्ट्स दें, आउटकम्स लाएं, लोगों को सेटिस्फैक्शन दें, मेक अ डिफरेंस। तो ये तो उसकी बात है। सिलेबस का जहां तक सवाल है, मैं तो ये जरूर, आपने सवाल पूछ लिया तो मैं इस पे कहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है कि आई थिंक एक एक्सपर्ट कमेटी को अब आवश्यकता है कि बैठ के इसकी समीक्षा करे जी। जो एंट्रेंस का सिलेबस है यूपीएससी का, तो उसमें मुझे लगता है कुछ इश्यूज है मेरे हिसाब से। जी। मैं सही हूं या गलत हूं मैं नहीं जानता, पर एटलीस्ट अ कमेटी शुड रिव्यू इट, देखने के लिए। सबसे बड़ी बात तो मैं देख रहा हूं, मैं इस बार का भी रिजल्ट आया और पहले सालों में मैं देख रहा हूं अधिक से अधिक बच्चे, इवन टॉपर्स, किसी ने 4था अटेम्प्ट दिया है, किसी ने 5वां अटेम्प्ट दिया है। जी। तो हमें इससे बड़ा
सरप्राइज हम जैसे आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे, जी हमारे साथ और भी कई लोग थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे। अब तो शायद ही कोई दिखता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है। जी मतलब सबको 3 अटेम्प्ट से कम को तो मुझे नजर ही नहीं आता है जल्दी देखने में। तो ये अगर ऐसा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर इतने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं किसी भी लड़के को, अच्छे लड़के को भी, इंटेलिजेंट बच्चे को भी क्वालिफाई करने में, तो इसका मतलब या तो कोर्स इज टू वास्ट, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, उसको इन्होंने थोड़ा सोचना पड़ेगा और कॉन्क्रेटाइज और कंप्रेस करना पड़ेगा कि इतना ज्यादा कोर्स है कि क्या 2-3 साल पढ़ने के बाद ही आप उसमें उस लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल तब आप तब पहुंच पाएंगे उस लेवल पे कि आप दे पाए। ये इसमें जरूर सुविधा करने की जरूरत है, ये नहीं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, बड़ा घातक परिणाम जो मैंने कहा, घातक परिणाम ये है कि जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया, जो सिलेक्ट हो गए, बड़े खुश थे जी कि हमने बड़ी मेहनत करी, हमने 4 साल 5 साल दिया, हमने 7 साल मेहनत करी, हमने 8 साल मेहनत करी। 7 साल 8 साल मेहनत करने वाले और भी जी जो नहीं सिलेक्ट हुए, नहीं सिलेक्ट हुए, अब उनका क्या होगा? और वो स्टिल अभी फाइट कर रहे हैं। और एज आपने बढ़ा दी, जनरल कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक बढ़ सकता है, ओबीसी 35, SC ST 37 अटेम्प्ट बढ़ा दिया आपने, 5 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट और वो अनलिमिटेड। तो पॉइंट इज नाउ कि जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जी, यूथ, समझ लीजिए 25 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र, वाइब्रेंट उम्र होती है, आदमी कुछ भी कर सकता है, उसमें सारा ये कंज्यूम कर दिया। तो मालूम पड़ा कि वो पीरियड तो आप सिविल सर्विस का इम्तिहान देते देते हमने कंज्यूम कर दिया, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नहीं आए जी तो मेरे ख्याल लाचारी उसके सामने आती होगी। बिकॉज उसके बाद आप चाहे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो या कुछ भी हो, तभी आप अगर इंजीनियर भी नौकरी करने जाएंगे तो वहां आपसे पहला सवाल ही पूछेंगे कि आपका अनुभव क्या है, अनुभव क्या, और अभी तक कहां मेरा अनुभव सब सिविल सर्विस का इम्तिहान देने का, तो कहेंगे ठीक है, दे विल नॉट इजीली सेलेक्टिव इजीली। या आप उस उम्र में जाके आप कहें मैं तो आप कुछ प्रोफेशनल डिग्री लूंगा, तो वो भी उसके लिए भी आप बहुत लेट हो गए हैं लेने के लिए। तो मेरे ख्याल वो तो आप जो सिविल सर्विस में नहीं आ पाते हैं इतनी मेहनत के बाद, उन तो बिल्कुल बहुत ही निम्न कोटि का जॉब मिलेगा, जो उनके लेवल से बहुत नीचे है, उनको एक हताशा का वातावरण होता है। और जो लोग सिलेक्ट हो भी जाते हैं 5 अटेम्प्ट में, वो भी मैंने अपने आर्टिकल में कहा है, अब कोई 30 साल की उम्र में जो सिलेक्ट होगा 60 पे रिटायर हो जाएगा, जैसे IAS पे कोई आ जाए जी, वो जो IAS की टॉप पोस्ट होती है भारत सरकार की सेक्रेटरी बनना या स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बनना, वो उसके पहले ही रिटायर हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंच ही नहीं पाए, तो उसको क्या मोटिवेशन है फिर? जिस सर्विस को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें इतनी मेहनत करके आए हैं और आप उसमें आपने बिल्कुल शीर्ष पोजीशन भी हासिल करी है, शीर्ष पे आए हैं, बट यू नो दैट यू विल नॉट अटेन द हाईएस्ट पोजीशन, तो फिर वो एक तरीके का बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर। तो देयर इज समथिंग इन दिस होल सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी रीलुक्ड। बस इसके लिए एक सीरियस कमिटी को बैठ के इसी समीक्षा करनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, अटेम्प्ट्स का लिमिट्स। मेरी तो ये राय है अटेम्प्ट्स 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले वही हुआ करता, हमारे टाइम पे भी 3 थे, हमारे टाइम पे मैक्सिमम एज 26 थी, आप 28 कर दिए, पर 28 के बाद अगर आदमी नहीं आया तो फिर वो फ्री हो जाए जाके, अभी भी जीवन खुला है, ही कैन डू एनीथिंग एल्स, मीडिया में चला जाए, जर्नलिज्म में चला जाए, फैशन डिजाइनिंग में चला जाए, अरे कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाए, एनीथिंग ही कैन डू इन लाइफ, but not at the age of 35 when he is left, I mean 10 years of his life have gone by, then where will he go? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है, और इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान। हम यूथ को खो रहे हैं, इतना जबरदस्त पोटेंशियल, जो कोई नहीं आया, अगेन आई एम सीइंग द सेम थिंग, जो नहीं सिलेक्ट हुआ ऐसा नहीं है कि वो फेलियर है, हम किसी दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, नहीं सक्सीड किया नहीं सकते, फॉर सम रीजंस। ठीक बात है, मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं नहीं हो पा रहे हैं और एज बढ़ती जा रही है लगातार, बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट में आते हैं सर, स्वर्गीय जो राकेश मित्तल जी थे उनसे आपकी घनिष्ठता लंबे समय तक रही, और स्वर्गीय मित्तल जी का जो प्रशासनिक स्तर है, सार्वजनिक स्तर है, व्यक्तिगत स्तर है, सत्यनिष्ठा, परोपकार, ये सारी चीजें उनमें जीवंत थी, कहने की नहीं थी, आपसे अधिक कौन जानेगा उन्हें, फिर भी उनका जीवन, उनका निजी जीवन कष्टों से भरा रहा। इसी बारे में एक बार आपसे चर्चा हुई थी और आपने एक सेंटेंस बताया था कि उन्होंने आपसे कहा था, आई हैव आई लिव्ड टू गुड लाइफ। तो इसके बारे में आपसे जानना है कि आपने कैसा महसूस किया था? जी मेरे सीनियर रहे हैं IAS में, यूपी काडर में, और मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहा हूँ। He was a fine officer and above an officer, a great human being। एक बहुत इतने अच्छे इंसान तो मैंने शायद ही दुनिया में देखे हों जैसे राकेश मित्तल जी थे। और आपने तो वर्ड कष्टमय जीवन कहा, मैं समझता हूँ जो कष्ट उन्होंने सहा, जल्दी कोई व्यक्ति उसको सहने के बाद
नॉर्मल नहीं रह पाएगा, नहीं जाएगा। नहीं रह पाएगा। जिसके 2-2 बच्चे उसके सामने घुल घुल के मर जाएं, और युवा अवस्था में ऐसी बीमारी से जिसका कोई क्योर ना हो, और अपने सामने देख रहे हैं वो रोज कि वो जा रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं। एंड एट दैट टाइम यू स्टिल आर सो पॉजिटिव अबाउट लाइफ। आप लोगों को शिक्षा दें पॉजिटिविज्म के बारे में, आप सबको पढ़ाएं कि कैसे एक अच्छे एटीट्यूड के साथ बी गुड इन लाइफ, यू राइज अबव योर लेवल एंड यू नो रीच अ हायर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। उसके बारे में आप लोगों को बताएं, आपके पूरे काम में, आप कार्यशैली में उसको लाएं, और रिटायर होने के बाद भी आप पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दें। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मतलब किसी से आप कुछ नहीं सीख सकते। और ये आपने जो कहा, ये जब उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था, और ये भी उनको बता दिया गया था कि अब देयर इज नो टाइम लेफ्ट जी, तो मैं उनसे मिला था, मैं उनसे मिलता रहता, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं पूछा नहीं था, वो अपने आप से ही पूछ रहे थे। मैं भी बैठा था उनके साथ, गंभीर मुद्रा में थे, थोड़े सोच रहे थे। तो उन्होंने ये पूछा कि आलोक, मैं कभी कभी सोचता हूँ, हैव आई लिव्ड अ गुड लाइफ? तो मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, आपसे अच्छी लाइफ किसने लिव की होगी? पर आपको तो ये सवाल का जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे किसी और से पूछिए, चाहे अपने आप से पूछिए। तो लेकिन उस क्वेश्चन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं ये उसके बाद से कई जगह लोगों से कहता हूँ ये बात कि आप लाइफ लिव करते हैं, द एंड ऑफ द डे जब इस दुनिया से जाने का समय आ जाएगा, द ओनली क्वेश्चन विच खाली आप ही आंसर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। राइट, अंतरात्मा से आपको पूछना पड़ जाएगा, हैव आई लिव्ड अ गुड लाइफ? कन्विक्शन पे ही जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज आपने एक आर्टिकल में 4C के बारे में लिखा था, लेटरल एंट्री को लेकर के आपका आर्टिकल एक हिंदुस्तान अखबार में मैंने पढ़ा था। और तो इसको आप किस रूप में देखते हैं जो 4C है, कि ये एक बाधा है या एक चेक पॉइंट है, या काम करने से रोकती है ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स? देखिए, मैंने अपनी किताब मेकिंग अ डिफरेंस में भी इसको लिखा है कि जब लोग आईएएस को क्रिटिसाइज करते हैं या सिविल सर्वेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, बाहरी लोग करते हैं जी, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि अभी तो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, काम में तेजी नहीं लाते हैं, नियम कानून की बात करते रहते हैं, मेनी एलिगेशंस व्हिच आर हर्ड एट दी सिविल सर्वेंट। लेकिन ये उसमें मैंने बताने की कोशिश की कि सिस्टम है ये, या सिस्टम ऐसा है कि अगर आप, और इसको बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करने में आपसे कहीं कोई टेक्निकल गलती भी हो गई, मतलब कोई चूक हो गई, तो यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर इट। एक्शन विल टेकन अगेंस्ट यू, विजिलेंस इंक्वायरी हो जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपके खिलाफ, क्योंकि प्रोसेस में आपने कोई चीज मिस कर दी। बट ये नहीं कोई देखता कि आपने रिजल्ट क्या दिया, आउटकम क्या दिए, वो नहीं भी दिए तो उस पर आपको कुछ नहीं होगा, तो ये बदलना पड़ेगा। देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज, मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स जो स्टार्ट करते हैं करियर, मैंने देखा जब मैं एकेडमी में आता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में गया, सबके अंदर बहुत उल्लास, बहुत उत्साह जी, और सब ये सोचते हैं कि हम बहुत परिवर्तन लाएंगे समाज में, दुनिया में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे। मैं एवरीबडी, देन स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंस, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, और अधिकतर 15-16 साल में ट्यून्ड हो जाते हैं, वो मेलो डाउन जिसे कहते हैं, सॉफ्टन डाउन हो जाते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ घबराने लगते हैं, कुछ अपनी सेफ्टी को फर्स्ट, वही सेफ्टी फर्स्ट वाला एटीट्यूड आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो जो वातावरण में ये देखते हैं कि काम अच्छा, काम होना ना होने का कोई मतलब नहीं है, बात है वो प्रोसेस सही फॉलो होने की बहुत जरूरी है। ऑन पेपर everything should be correct on paper, and therefore they develop an attitude of protecting or safeguarding themselves on paper, जिसका असर काम पे सीधा पड़ता है। सीधा क्यों? काम डिले होगा, तो जब आप, that means you will avoid decision making, you avoid it। तो इसमें कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है सोच में, सरकार के लेवल पर भी, कि अधिकारी should not be penalized just for that purpose. You take action against somebody who's corrupt if corruption is found out, but not for this कि साहब आपने ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि और कोई चीज आपके अगेंस्ट नहीं। सर, लेटरल एंट्री के लिए आपने किस तरह आप देखते हैं कि ये क्या ठीक है आज के समय के लिए? अगेन गवर्नमेंट तो बैकफुट पर आ गई फिर इसको। नहीं, गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं जी, और विचार करके दोबारा इस पर आएंगे। जो लोगों ने, जो भी प्रतिक्रियाएं लोगों ने करी उस पर गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी विल रिव्यू दिस। ठीक बात है, रिव्यू करना भी चाहिए, लोगों के विचार आ रहे हैं। मैं जहां तक देखता हूं लेटरल एंट्री, ये भी देखिए कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो प्रचलित हो जाते हैं, और प्रचलित हो जाने पे हर आदमी उसको
जो नहीं भी समझता है हाँ। वो भी उसको इस्तेमाल करता है। जी, जी। तो आज आप किसी से बात कर लीजिए, वो कह देगा नहीं नहीं आईएएस ही क्यों, डोमेन स्पेशलाइजेशन तो उनके पास होता नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जानते नहीं है। उनको तो सब वो करिए, आप लेटरल एंट्री कराइए, एक्सपर्ट्स को लाइए, एक्सपर्ट्स उसको जो बेटर हैंडल कर लेंगे। अच्छा, वो भी कहेगा जिसने कभी आईएएस को के बारे में कुछ जानता भी नहीं होगा, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि क्या है सर्विस कंडीशंस और क्या नहीं है, कैसे के डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट में, वो भी नहीं मालूम होगा। बट वो लेटरल एंट्री क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना, एक वो बन गया है, फैशन बन गया है, क्लीशे बन गया है एक तरीके का। मेरा इस मत ये है कि आई एम नॉट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नीड्स स्पेशलिस्ट, बट गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स जर्नलिस्ट, दोनों को चाहिए। आईएएस ऑफिसर का जो रोल है वो आईएएस अफसर का रोल है, वो स्पेशलिस्ट उसको इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे सेक्रेटरी बनता है आईएएस अफसर कोई बनता है, वो कहते हैं सेक्रेटरी बना दी इसमें, मैं कहता हूं सेक्रेटरी मत बनाइए, जॉइंट सेक्रेटरी मत बनाइए, ये मेरा मत है। यू विल बी वेस्टिंग द टेक्निकल पर्सन। जो स्पेशलिस्ट है उसकी नॉलेज आप वेस्ट कर देंगे, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी बहुत सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से जवाब बनाता है, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स के जवाब बनाता है, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को फेस करता है, वो कोर्ट्स में एफिडेविट्स लगाता है, देन ही कोऑर्डिनेट्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। सबसे बड़ी बात जो आजकल एक तरफ लोग कहते हैं डोमेन स्पेशलाइजेशन, देखिए जी, और लेटरल एंट्री, इसलिए लेटर, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं साइलो अप्रोच नहीं होना चाहिए। सभी लोग कहते हैं, वही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देयर इज साइलो अप्रोच इन गवर्नमेंट, देयर शुड बी क्रॉस फंक्शनल। साइलो अप्रोच तो स्पेशलिस्ट जब आएगा तो साइलो अप्रोच हो ही जाएगी। स्पेशलिस्ट बाय ओन डोमेन पे रहेगा, by own definition will only talk of his domain and he will go narrower and narrower into his domain. यस, Whereas an IAS officer, क्योंकि उसकी एक तो जिले लेवल पे पोस्टिंग रहती है, उसे जिला और फील्ड देखा होता जी। है, और दूसरा उसकी कई जगह पोस्टिंग होती है, तो he develops an overall view लेने की शक्ति उसके अंदर हो जाती है। तो मेरा तो अपना मत है कि कई ऐसे एरियाज हैं जो बहुत टेक्निकल है, वहां आप लेटरल एंट्री जरूर कर लीजिए, मैं अगेंस्ट नहीं। जैसे नंदन नीलेकानी साहब आए, उन्होंने जी इसका आपका आधार कार्ड को चेयरमैनशिप करी जी, यू नीड अ मैन लाइक हिम टू हैंडल इट। या आपके मनमोहन सिंह जी आए थे, या मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी आए थे, या विजय केलकर जी आए, दे वर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया एंड दे केम एंड हेल्ड अ स्पेशलाइज्ड फील्ड एंड हैंडल दैट। वो होना चाहिए स्पेशलाइज्ड। पर जैसे अब कभी अब लेटरल एंट्री में क्या हो रहा है, इतनी पोस्टें डिप्टी सेक्रेटरी की, इतनी पोस्टें जॉइंट सेक्रेटरी की, सब एडवर्टाइज हो गए ना, उसमें लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई जैसे एग्रीकल्चर मंत्रालय में मैंने देखा कि आप कोई एक लेटर एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी मान लीजिए आ गए, अब वो उनका स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो देन ही बिकम्स अ जॉइंट सेक्रेटरी लाइक एनी अदर जॉइंट सेक्रेटरी। वो वही सब काम देख रहे हैं जो बाकी आईएएस वाले भी देख रहे हैं। वो कोर्ट के एफिडेविट भी बना रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो भी काम सौंप दिया गया वो देख रहे हैं। और जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में का एग्जांपल ले लें, अगर जैसे मान लीजिए लेटरल एंट्री करानी है, अगर आपके मन में ये बात है कि सब सीड टेक्नोलॉजी में, सीड उसमें बहुत हमें वो लाना है, डेवलपमेंट लाना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, so you need a person as a joint secretary seed, a person who is specialized and expert in seed. So then you select a person who is specialized in seed technology and then bring him in. जिससे उसके डोमेन का यूज, वो अपने डोमेन में काम करे, सीड के बारे में काम करे। Don't then bring him here and then use him for everything. ये सभी कुछ काम जैसा एक आईएएस अफसर कर रहा है, सेंट्रल सर्विस अफसर कर रहा है, वो करे, उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा, मैं तो समझता हूँ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मेरी अपना अनुमान जी, एक तरफ आईएएस अफसर हैं जॉइंट सेक्रेटरी, एक तरफ एडवाइजर्स होने चाहिए जी, सीनियर लेवल में, वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और कोई भी पॉलिसी जो है उनके बिना नहीं बननी चाहिए, उनको हर चीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज a combination of generalist and specialist, a combination of the skill set of the IAS Generalist and the skill set of the specialist, दोनों मिलके चलेंगे तब प्रशासन जो है। बहुत अच्छा आपने कहा कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट को कंबाइन करके अगर हम ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करते हैं तो एक मच इफेक्टिव और गुड गवर्नेंस का माहौल बन। थैंक यू सर। एक दो प्रश्न और है सर। एक तो पुलिस कमिश्नरेट पर आपसे जानना था कि क्या यूपी में और जिलों में पुलिस कमिश्नरेट को अप्लाई करने की जरूरत है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसके अलावा भी? नहीं, वो तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में चाहिए, ये है कि जहाँ जिस शहर की आबादी 10 लाख के ऊपर है वहाँ पुलिस कमिश्नर, वो तो लोग जगह बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल तो उन्होंने नहीं 10 लाख के ऊपर तो करीब कवर कर लिया होगा, 2-4 बच्चे होंगे तो बच्चे थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मैं आईएएस अफसर हूँ जी जी जी, ये एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो मैं आपको फ्रैंकली कह दूंगा, आईएएस वर्सेस आईपीएस की भी कंट्रोवर्सी हो जाती है जी जी। अब आईपीएस अफसर से किसी से पूछेंगे वो कहेगा बहुत सही सिस्टम, बिल्कुल होना चाहिए। अब आईएएस अफसर से पूछेंगे वो कहेंगे सिस्टम नहीं सही, नहीं होना चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ सर्विस। वो मैं भी आईएएस अफसर हूँ तो मैं भी विचार मेरा भी इस तरफ जा सकता है जी भाई, नहीं पुराना सिस्टम जो डीएमएसपी का था वो बेटर था क्योंकि मैंने उस सिस्टम का अनुभव किया और उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने देखे हैं, अनुभव किए। तो
माय व्यू इज दैट इसका टेस्ट है पब्लिक। अच्छा सर, आपको बहुत संघर्ष तो करना नहीं पड़ा किसी भी पार्ट पर, आप फर्स्ट चांस में ही सिलेक्ट हुए हैं। जैसे आजकल जैसे आपने कहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रहा कि जब आप स्टडीज के ड्यूरेशन में थे सिविल सर्विसेज के लिए, तो किन मोमेंट्स में आप टेंस फील करते थे? क्या ऐसा होता था? सर्विस इज अ वेरी चैलेंजिंग करियर, और आईएएस इन पर्टिकुलर, स्पेशली जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं, दे आर वेरी टेंस सिचुएशंस जी। टू हैंडल। हाँ, आपके साथ आपके एसएसपी भी होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, बट स्टिल दे आर वेरी टेंस सिचुएशंस टू हैंडल, बिकॉज डिसीजन अल्टीमेटली आप जैसे अगर आप एक सिचुएशन है आपको फायरिंग ऑर्डर करनी है, इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन। आप जानते हैं कि आप फायरिंग के ऑर्डर करेंगे, उस कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है, कुछ लोग मर सकते हैं, और ये आसान चीज नहीं है कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और लोग मर जाएं। मुझे भी याद है, मैंने गाजीपुर में पहले फायरिंग ऑर्डर की थी, इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो मुझे उसका बहुत दिन तक उसका वो रहा, दुख रहा मेरे मन में रहा, तो मैं वो क्योंकि फिर मैंने ऑर्डर करा, हालांकि वो मुझे जरूरी था ऑर्डर करना जी, बट इट इज अ वेरी टफ डिसीजन, इट्स अ वेरी वेरी टफ, इट्स अ स्ट्रेसफुल डिसीजन एट दैट मोमेंट, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मॉब को फेस करना इज वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैंने बताया ना आपको कि जैसे मैंने अपनी किताबों में लिखा है, आगरा में डीएम था मैं जी, और एक पानी में कहीं वो मिल गया था पेस्टिसाइड कुछ एरिया में, और वहां धड़ाधड़ लोग बीमार होने लगे और कुछ बच्चे मरने भी लगे और हॉस्पिटल पहुंच गए, और बच्चे वहां मरे जा रहे थे और जमीन पे पड़े हुए थे। मैं भी खबर लगी तो मैं भी हॉस्पिटल दौड़ा, तो वहां मैंने जो सीन देखा, आई रिमेम्बर कि वो डॉक्टर्स को एक कमरे में बंद करके लोग उस कमरे में करते आग लगा देंगे, भीड़ इकट्ठा थी, तो भीड़ में इतना आक्रोश था, किसी के बच्चे मर रहा था, किसी का बीमार था, डॉक्टर्स ठीक से देख नहीं रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, जबकि बेचारे करना चाह रहे थे, लेकिन अब सीमा थी ना उसमें, एकदम से वो भी नहीं समझ पा रहे थे हो क्या रहा है। और तब मैंने फेस किया उस मॉब को, बहुत टेंस सिचुएशन थी, आई स्टिल रिमेंबर, उनको एड्रेस किया, समझाया कि ये अब डॉक्टर्स को नहीं जब छोड़ेंगे तो इलाज कौन करेगा, है वही मैंने कहा डीएम की क्रेडिबिलिटी होती है, उन्होंने माना और वो उसको हुआ। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि एक सज्जन तो इतना ज्यादा उसमें वो हो गए थे, आक्रोशित हो गए थे, उनके एक बच्चे की डेथ हो गई थी, एक बीमार था, तो मेरा कॉलर तो पकड़ लिया था जी, वो बहुत गुस्से में बोले मुझसे, तो मेरा तो गार्ड जो था वो तो उनको आगे धकेल के मारने के उसमें था, लेकिन मैंने उनको रोका और मैंने कहा नहीं वो इनकी स्थिति समझी, स्थिति है, ये क्या स्थिति है, और मैंने उनको कहा नहीं आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, जो थोड़ा होश में आया, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं इन विच यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पीसफुल एंड काम एंड अंडरस्टैंड द अदर साइड। गुस्से में आप रिएक्ट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में सर कोई टर्निंग पॉइंट? अरे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है मेरी लाइफ का, जब मैंने IIM अहमदाबाद के बाद मैनेजमेंट में नौकरी कर रहा था अच्छी उसमें कंपनी में, और मैंने ये डिसाइड किया मैं IAS दूंगा, और उसके लिए मैंने सर्विस से रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन किया? हाँ, और रिजाइन करके दिया, दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वही स्थिति आ जाती है, अगर वो नहीं आता तो फिर क्या होता वाली बात। जी जी, सेलेक्ट नहीं होता तब क्या होता। और ये उस समय बहुत लोगों ने मुझको एडवाइस दी, कि बड़े बड़े लोगों ने एडवाइस दी। हमारे फादर के एक कुलीग थे जो ICS ऑफिसर थे, उनके पास हमारे फादर ले गए थे हमें, तो उन्होंने हमको बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा। उन्होंने कहा बर्ड इन हैंड इज ग्रेटर देन टू इन द बुश। यस, उन्होंने ये तो बात सीख तो उनकी सही थी कि भाई अपने हाथ वाली चीज जो है उसको अपना छोड़िए, पर फिर भी मैंने छोड़ा एंड मेड एन एफर्ट एंड थिंग्स वर्कड आउट द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा, और हमारे जो दर्शक हैं इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और इस बुक में जो लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि इतने 38 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका है। 38, हाँ मैं सही आता, 38 मैं 21 साल में बैठ गया था जी, आ गया था, तो पूरे 38 साल मिले मुझे, तो बहुत बड़ा अचीवमेट है आज का। तो मैं चैनल की ओर से, जनमानस चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।